हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 25 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य खंड से, और एक क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 97 है। प्रीवियस 96 क्वेश्चन हम प्रीवियस 24 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों पर प्रकाश डालते हुए छाया क्षेत्र के उद्भव की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको भूकंपीय तरंगों के बारे में बताना है। साथ ही साथ जो छाया क्षेत्रों का उद्भव उसके दौरान होता है, तो उसकी आपको विवेचना करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो भूकंपीय तरंगों को सिस्मिक तरंगे भी कहा जाता है, ये मूल रूप से ये 2 तरह की होती हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है इसका भूगर्भिक तरंगे, जिनको बॉडी वेव के नाम से जाना जाता है, और सेकंड है धरातलीय तरंगे, जिनको सरफेस वेव के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें भूगर्भिक तरंगों के बारे में, तो इसका जो उद्गम केंद्र जो फोकस होता है, उससे ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान ये उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में ये आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं उनको भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। अगर हम बात करें भूगर्भिक तरंगों की, तो भूगर्भिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी तरंगे, जिनको पी तरंगों के रूप में जाना जाता है। एक होती है सेकेंडरी तरंगे, जिनको एस तरंगों के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें पी तरंगों की, तो ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं और ये आपके ठोस, तरल और गैस, ये तीनों माध्यमों से ये गुजर सकती हैं, और इनकी जो कंपन की जो दिशा होती है वह तरंग की जो दिशा होती है उसके समांतर ही ये गति करती हैं। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी हैं, ये ठोस, तरल, गैस तीनों से गुजर सकती है। इसके अलावा इनकी जो कंपन की दिशा होती है वह तरंगों की दिशा के समांतर होती है। इसके अलावा अगर हम एस तरंगों की बात करें तो ये धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी तरंगे कहा जाता है। ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही संचरित हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो तरंगे होती हैं ऊर्ध्वाधर तल पे तरंगों की दिशा के समकोण पर ये गति करती हैं, जिसके कारण से ये जिस भी पदार्थ से गुजरती हैं तो उस पर एक तरीके का शीर्ष और गर्त का निर्माण कर देती हैं। तो ये हमने बात की भूगर्भिक तरंगों के बारे में। अगर हम बात करें धरातलीय तरंगों के बारे में, तो जब भूगर्भिक तरंगे भिन्न भिन्न दिशाओं में ये संचरित करती हैं तो उस दौरान उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है और तब नई तरंगे पैदा होती हैं, जिन्हें कहा जाता है धरातलीय तरंगे। इसके कारण से जो शैलें विस्थापित करती है ये, और इसके कारण से जो इमारतें होती हैं, और अगर हम देखें भूकंप के द्वारा जो तबाही मचाई जाती है वह धरातलीय तरंगों के द्वारा ही मचाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है लब तरंगे और दूसरी होती है रेले तरंगे। अगर हम बात करें लब वेव्स की, तो इनके में जो कड़कीय जो गति होती है, जो हमने सेकेंडरी जो एस तरंग की बात की थी उसके समान होती है। इसका मतलब यह है कि इनकी जो संचरण की दिशा होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वह अनुप्रस्थ यानी कि समकोण के आधार पर होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कोई ऊर्ध्वाधर गति नहीं होती। इसकी जो पार्श्वीय गति के करने के कारण धरातल पर यह पार्श्वीय रूप से, जैसे कोई बिल्डिंग इसके संपर्क में आती है तो उसको पार्श्वीय रूप से मोड़ देती है, और इसके कारण से वह बिल्डिंग नीचे ध्वस्त हो जाती है और वह गिर जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेले तरंग की, तो ये अंडाकार और प्रतिगामी जो कड़कीय गति के साथ रोल करते हुए ऊपर नीचे इस तरीके से ये गति करती है। ये जो अंडाकार माध्यम से ये ऊपर नीचे इस तरीके से गति करती है, और इसकी जो संचरण की जो दिशा होती है वह उसकी दिशा में अग्रसर होती है। ये एक ऊर्ध्वाधर सतह पर ही सीमित होती है। तो इसके लिए अगर हम मान लें ये एक ऊर्ध्वाधर सतह है, तो इसमें ये इस तरीके से एक अंडाकार गति ऊपर से नीचे इस तरीके से इसमें गति देखने को मिलती है। तो इस तरीके की तरंगे रेले तरंग कहलाती है। इसके अलावा जब हम भूकंपीय गति के आधार पर
जब हम जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें एक P और S का छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। वैसे अगर हम बात करें सिस्मोग्राफ की तो उस पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली जो भूकंपीय तरंगें अभिलेखित जब की जाती हैं, क्योंकि सिस्मोग्राफ के माध्यम से ही हम भूकंपीय तरंगों को उस पर अभिलेखित करते हैं, तो इसमें जो अभिलेखित की जाती हैं भूकंपीय तरंगें, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र इसके अंतर्गत होते हैं जहां ये अभिलेखित नहीं होती हैं, जिसे कहा जाता है उसका छाया क्षेत्र। अगर हम इस छाया क्षेत्र की बात करें तो जो भूकंप का जो अभिकेंद्र होता है, जो एपी सेंटर होता है, उससे अगर 105 डिग्री के भीतर अगर किसी भी दूरी पर P और S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन देखने को मिलता है, लेकिन अगर अभिकेंद्र से यानी कि एपी सेंटर से हम 145 डिग्री से परे जाते हैं तो वहां पर आपको S तरंगे देखने को नहीं मिलेंगी, केवल आपको P तरंगों के पहुंचने की उपस्थिति ही वहां पर दर्ज होती है। इसके अलावा 105 से 145 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर ना तो P क्षेत्र दिखाई देगा ना ही आपका S वेव। इसके अलावा अगर हम बात करें जो S तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वह P क्षेत्र के छाया क्षेत्र से न केवल विस्तार में बड़ा होता है बल्कि ये पृथ्वी के लगभग 40% भाग को से भी अधिक ये भाग होता है। तो इस तरीके के फैक्ट आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो S तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वह P क्षेत्र के जो छाया क्षेत्र से केवल विस्तार में ही बड़ा नहीं बल्कि ये पृथ्वी का लगभग 40% से अधिक ये भाग होता है। इसको अगर हम डायग्राम पे समझने की कोशिश करें तो ये आपका अभिकेंद्र है, एपिसेंटर है, उससे अगर हम बात करें तो ये आपका कोर है, और इससे अगर हम यहाँ तक जाएं 105 डिग्री तक तो 105 डिग्री तक आपको P और S दोनों दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम 105 से अगर इधर जाते हैं 145 की तरफ तो यही आपका P क्षेत्र का जो P वेव का छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी जो P तरंगे हैं वे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फिर आप जब 145 डिग्री से परे जाएंगे तो वहां पर फिर से P क्षेत्र P वेव आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो डायग्राम है वह आपका P वेव का छाया क्षेत्र का डायग्राम, जिसमें आपको जो डैश वाला जो लाइन दिख रही है वहां पर आपको P वेव संचरित नहीं होती। 105 डिग्री से 145 डिग्री का जो एरिया होता है वहां आपको P वेव नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें S वेव का जो छाया क्षेत्र है वह अगर हम बात करें तो ये जो S वेव है आपको केवल 105 डिग्री तक देखने को मिलेगी। अब जब आप 105 डिग्री से परे जाएंगे तो जो S क्षेत्र का S जो वेव का जो छाया क्षेत्र है वह 105 डिग्री के बाद से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो S वेव का जो छाया क्षेत्र है वह P के जो वेव का जो छाया क्षेत्र है उससे काफी ज्यादा होता है, और इन P और जो S क्षेत्र के छाया क्षेत्र के आधार पर ही जो भूकंप वैज्ञानिक होते हैं वह जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपको छाया क्षेत्र पूछा जाए तो आपको ये जो दोनों डायग्राम इसके अंतर्गत बनाने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की तो भूकंप वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला है कि जो छाया क्षेत्र का उद्भव है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण है। अतः ये आंतरिक संरचना, इससे हमें पता चलता है कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह समांगी नहीं है। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्रस्ट, जिसको आपकी भूपर्पटी भी कहा जाता है। फिर दूसरा पार्ट होता है मेंटल, और जो आपका जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है आपका कोर। कोर को आपके बाह्य कोर और आंतरिक कोर 2 रूपों में बांटा जाता है। तो इस तरीके से जो आंतरिक संरचना इसके अंतर्गत डिफाइन की जाती है। तो अगर हम बात करें, अगर जो छाया क्षेत्र है और कहीं पर हमें P वेव का छाया क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि ठोस, तरल और गैस तीनों में संचरण कर सकती है, और कहीं हमें S वेव का छाया क्षेत्र देखने को मिलता है, तो इसके से ये सिद्ध होता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह समांगी नहीं है। इसके अलावा जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में असमान जो घनत्व है जिससे छाया क्षेत्र का उद्भव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो P तरंगों का जो छाया क्षेत्र है जो मेंटल एवं क्रोड के बीच में, जो क्रोर है और मेंटल के बीच में सीमाओं की पहचान इससे हो जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें जो 105 डिग्री की हमने बात की थी, 105 डिग्री से जो 145 वाला जो क्षेत्र था, अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका ये एक मेंटल और कोर के बीच में सीमा का विभाजन करता है। साथ ही साथ इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्योंकि जो भारी क्रोड है वह तरल पदार्थ से बना हुआ है।
क्योंकि उस क्षेत्र में जैसे कि हमने बात किया था ये एस वेव का छाया क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको एस वेव देखने को नहीं मिल रही, और जहाँ यहाँ पर जब एस वेव देखने को नहीं मिल रही तो ये क्षेत्र ठोस नहीं हो सकता, क्योंकि एस वेव तो ठोस में संचरण करती है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल पी वेव देखने को मिल रही है। तो इससे एक बात ये सिद्ध होती है कि ये जो भारी क्रोड है वह तरल पदार्थ से बना हुआ है, क्योंकि एस तरंगे हैं तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। अतः जो छाया क्षेत्र की जो अवधारणा है वह भूगर्भीय संरचना को समझने में भूवैज्ञानिकों की मदद करती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि अंतर्जनित और बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, साथ ही अपक्षय के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको जो एंडोजेनिक और जो आपका एक्सोजेनिक जो भू आकृतिक जो प्रक्रिया है उसके बारे में अंतर स्पष्ट करना है। साथ ही साथ जो वेदरिंग प्रोसेस होती है जो अपक्षय के महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो धरातल के जो पदार्थ पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव साथ ही साथ रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। तो इसके कारण जो भू आकृतिक जो आकृति बनती है वह किसके कारण बनती है? अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के कारण। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहां एक तरफ हम बात करें पटल विरूपण और जो ज्वालामुखीता है वह अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ अपक्षय और जो मास बेस्टिंग यानी कि बृहद क्षरण होता है, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्जनित और जो बहिर्जनित प्रक्रियाओं के बीच अंतर की, तो इनकी अगर हम अवस्थिति की बात करें तो इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पृथ्वी की सतह के अंदर होते हैं, और जो बहिर्जनिक की बात करें तो जो पृथ्वी की सतह के बाहर होते हैं। अगर हम सतह के अंदर की बात करें तो पटल विरूपण और ज्वालामुखीता, और अगर हम बहिर्जनिक क्रिया में पृथ्वी की सतह के बाहर बात करें तो अपक्षय और जो बृहद क्षरण जो मास वेस्टिंग होती है वह इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए जो प्रेरक बल होते हैं, पृथ्वी के अंदर होने वाली जो निकलने वाली जो ऊर्जा है, अधिकांश जो रेडियोधर्मी जो इसके अंतर्गत जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके बीच में जो क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से। इसके अलावा जो पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, ज्वारीय घर्षण और जो पृथ्वी की उत्पत्ति से जो प्रारंभिक ऊष्मा, इन प्रक्रियाओं के लिए जो एंडोजेनिक प्रक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख बल के रूप के स्रोत का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सोजेनिक की, तो जो एक्सोजेनिक का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य द्वारा जो निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा है एवं उसकी जो अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित जो विवर्तनिकी की कारकों से जो उससे के दौरान जो प्रवणता उत्पन्न होती है, उसमें जो प्रवणता में अंतर होता है उन प्रक्रियाओं के कारण, तो उसके कारण से इसको बल मिलता है। अगर हम बात करें इसके प्रभाव की, तो अंतर्जनित प्रक्रियाओं में भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से बाहर निकलने वाली जो ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वह स्थल मंडल में पटल विरूपण, जिसके कारण से कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, साथ ही साथ ज्वालामुखीता को वह प्रेरित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बहिर्जनित बल के प्रक्रियाओं के बारे में, तो उसके अंतर्गत जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि ढाल युक्त जो सतह वाले जो धरातल पर कार्यरत रहता है और ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। तो इसी के कारण से, ढाल के कारण से ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही ये आपको अपक्षय और जो आपकी मास वेस्टिंग है वह देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो रचनात्मक बलों के रूप में वे पृथ्वी की सतह पर उच्चावच और उसकी विशेषताओं का निर्माण करते हैं। कई तरीके की आकृतियां इसके द्वारा निर्मित होती हैं। इसके अलावा ये जो है आपका जो बहिर्जनिक बल है, प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत विनाशकारी बलों के परिणाम स्वरूप अपक्षय, अनाच्छादन जिसको डेन्यूडेशन भी कहा जाता है, व अपर्दन प्रक्रियाओं के माध्यम से विनाश होता है, जिसमें से एक बड़ी चट्टान पर यह बेस्टिंग करके अपक्षय करते हुए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। तो उसको एक तरीके से विनाशकारी बलों के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके उदाहरण की बात करें जो अंतर्जनित प्रक्रियाओं के, तो भूकंप और ज्वालामुखी ये इसके उदाहरण है। इसके अलावा इसमें जो बेस्टिंग के जो कारक होते हैं, जो आपके अपक्षय के जो कारक होते हैं, उसमें पवन, नदियां और जो हिमनद हैं वह इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिनके माध्यम से जो बड़ी चट्टानों का अपक्षयन इन कारकों के द्वारा किया जाता है, चाहे वह पवन हो, नदियां हो या हिमनद के द्वारा।
इसके अलावा अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में अपक्षय के बारे में भी पूछा गया है कि अपक्षय के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अपक्षय के अंतर्गत जो वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रक्रियाएं या तो पृथक रूप से या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं और एक बड़ी चट्टान को ये खंडित कर करके उनको छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती हैं। कारक हमने बात किए थे, कारक कौन से होते हैं? पवन, नदियां और हिमनद। ये प्रक्रिया सैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने एवं मृदा निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है और ये उनके अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होती है। इनका जो बृहद संचलन होता है, ये ढाल नुमा जो क्षेत्र पर ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इनका बृहद संचलन नीचे की ओर होता है, जिसको मास वेस्टिंग कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपक्षय के महत्व के बारे में, तो जो अपक्षय जो मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जैव विविधता, क्योंकि इसके अंतर्गत जब मृदा का निर्माण होगा तो वह जैव विविधता को, जो कि प्रमुख वनों की देन है, और वन जो अपक्षयी प्रवाह की जो गहराई पर निर्भर करते हैं। क्योंकि किसी क्षेत्र में अगर मृदा का निर्माण अच्छी तरीके से होगा तो वहां पर वन भी अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएंगे, जिसके कारण से वहां की जो जैव विविधता होगी वह भी समृद्ध होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अपक्षय होता है बृहद क्षरण, अपर्दन और उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। जैसे कोई भूमि जो किसी स्थलाकृति में आपको कोई उच्चावच देखने को मिल रहा है, तो ये अपक्षय के माध्यम से उसका लघुकरण में ये सहायक होता है। साथ ही साथ जो स्थलाकृतियों में परिवर्तन अपर्दन का ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सैलों का अपक्षय होने से, उनका साथ ही साथ निक्षेपण होने से एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण हमारे जो खनिज हैं, अयस्क हैं, जैसे कि लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबे के जो अयस्क हैं, उनके संकेंद्रीकरण में अपक्षय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि अल्टीमेट रूप से हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। तो ये हमने बात की अपक्षय के महत्व के बारे में, जिसमें अब जैव विविधता को समृद्ध करता है। इसके अलावा जो उच्चावच की स्थिति है तो उसको ये लघुकरण करने में सहायक होता है। साथ ही साथ इसके अपक्षय एवं निक्षेपण से जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जो मूल्यवान खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, उसके संकेंद्रीकरण में भी ये सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन होता है, सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में इसके द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही साथ इस संस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपायों को सुझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताना है। इसके अलावा उसको से संबंधित क्या मुद्दे उसके अंतर्गत विद्यमान है, साथ ही साथ उस मुद्दों को सॉल्व करने के लिए क्या आपके द्वारा सुझाव या उपाय उसके अंतर्गत सुझाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। जो केंद्रीय सूचना आयोग है, वह सूचना का अधिकार जो अधिनियम बनाया गया था 2005 के तहत, इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको गठित किया गया था। किसको? केंद्रीय सूचना आयोग को। यह उन व्यक्तियों की मदद करने में सहायक रहा है जो केंद्रीय एवं राज्य लोक सूचना जो अधिकारियों को अपने आरटीआई आवेदन जमा करने में वे सक्षम नहीं हो पाते थे, या इन अधिकारियों के द्वारा उन सूचनाओं को प्रदान नहीं किया जाता था। तो अब सीआईसी ने, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, राइट टू इंफॉर्मेशन आने के बाद से यह उन्हें बाध्य करता है कि आरटीआई की जो कार्रवाई करे। साथ ही साथ यह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाने का यह प्रयास करता है। तो इस तरीके से सीआईसी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें जो सीआईसी के जो समक्ष जो आने वाले जो मुद्दे हैं उसकी बात करें, तो इसकी जो संस्था का जो स्वायत्तता की क्षति हुई है, अगर हम बात करें जो आरटीआई अधिनियम 2005 के माध्यम से जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त के जो कार्यकाल एवं जो सेवा की जो शर्तें थी और उससे जो वेतन से संबंधित जो प्रावधान थे, उसमें अभी आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया, जिसको उनको हटा दिया गया कि उसमें यह कहा गया कि जो कार्यकाल होगा, इनका जो वेतन होगा, वह केंद्र सरकार द्वारा जो नियमों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। तो इसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकार हो गया है कि वे निर्धारित करें इनके कार्यकाल कितना रहेगा, उनका वेतन कितना रहेगा।
तो इससे उनकी जो संस्थागत स्वायत्ता है उसकी क्षति देखने को मिली। इसके अलावा इसमें अगर हम मुद्दे की बात करें तो इनका जो खराब अभिलेख प्रबंधन की जो इनकी प्रथाएं हैं वह देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें जो अप्रभावी अभिलेख प्रबंधन प्रणाली और जो क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना संग्रहण के कारण आरटीआई आवेदन है उसका अगर हम प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिसेस देखे होंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी बल्क फाइल्स के रूप में सूचनाओं को रखा जाता है, तो उसको एक ढूंढना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग काम होता है। इसके अलावा जो अभिलेख है वह संग्रहित होते हैं और वहां भी अगर हमें पता भी है कि ये अभिलेख यहाँ मिलेगा, लेकिन उसको वहां से भी पुनर्प्राप्ति करना भी काफी चैलेंजिंग होता है। तो ये एक दूसरी चुनौती है कि खराब अभिलेख प्रबंधन प्रथाएं। इसके अलावा जो आरटीआई के जो मामले हैं, कई सारे जो मामले हैं वे लंबित हैं। अगर केंद्रीय कार्मिक जो राज्य मंत्री के अनुसार हम बात करें तो जुलाई 2022 का आंकड़े की अगर हम बात करें तो सीआईसी के पास अभी तक लगभग 26,500 से अधिक अपीलें और शिकायतें उसके पास लंबित हैं। ये डाटा बताया संसद के अंतर्गत केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो प्रवर्तनीयता का मुद्दा देखने को मिलता है, ये जो अधिनियम है वह सूचना आयुक्तों को, जो उसके अंतर्गत जो सूचना आयुक्त होते हैं, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वे 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक इसके अंतर्गत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। तो इसके अलावा इसके अंतर्गत जो आयुक्त होते हैं अपने निर्णयों को लागू करने के लिए उनके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। जो आरटीआई अधिनियम बनाया गया है 2005 उसके अंतर्गत उन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो सूचना आयुक्त हैं आरटीआई अधिनियम के माध्यम से वे जो सार्वजनिक पदाधिकारी हैं उनको आदेश तो जारी कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई अधिकारी उनके आदेशों का उल्लंघन करता है या उसकी अवहेलना करता है तब सूचना आयुक्त उस पर कोई कार्रवाई करने का उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये एक उसकी प्रवर्तनीयता का इन्फोर्समेंट कराने का, जो भी उसने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसको इन्फोर्स कराने का एक मुद्दा उसके सामने विद्यमान है। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी जो बड़ी संख्या में जो आरटीआई की जाती है तो उन आरटीआई के मामलों की वापसी भी देखने को मिलती है। इस संदर्भ में जो मामलों को कई सीआईसी के द्वारा मामलों को खारिज करना भी एक बहुत बड़ी समस्या इसके सामने देखने को मिलती है। तो ये हमने बात की इससे संबंधित मुद्दों की, जो कि सीआईसी के संबंधित ये मुद्दे विद्यमान उसके समक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित उपाय क्या हो सकते हैं, तो जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाना। अगर हम बात करें इससे संबंधित केस की तो भारत संघ वर्सेस नमित शर्मा का केस था 2013 का, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो चयन समिति है जो जिस आधार पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चयनित कर रही है, तो ये उस तथ्यों को सार्वजनिक डोमेन में रखे और ये तथ्य प्रदर्शित करेंगे कि जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है वे सार्वजनिक जीवन, ज्ञान एवं अनुभव में श्रेष्ठ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भारत संघ वर्सेस जो नमित शर्मा का केस था, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। तो इसके माध्यम से ये कहा गया कि जो चयनित समिति है वह प्रासंगिक तथ्यों को सार्वजनिक डोमेन में रखे, जिससे कि उससे संबंधित जो पारदर्शिता है वह इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो सके। अगर हम इसकी जो चयनित समिति है उसके बारे में बात करें तो इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं समिति के, जो कि चूज करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, तो उसमें पीएम इसके चेयरपर्सन होते हैं। सेकंड होते हैं आपके जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में, वे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर इसके अंतर्गत होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी में जो चयनित समिति होती है उसके अंतर्गत ये शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अनदर उपाय के बारे में, तो जो सीआईसी में जो रिक्त जो पद हैं उनको तुरंत भरना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बात करें तो 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि सरकार को कोई भी पद खाली होने से पहले 2 महीने पहले रिक्ति से होने से पहले ही उस पद को भर लिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 2 महीने बाद रिटायर्ड होने वाला है तो उसके पहले ही 2 महीने के पहले ही दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति उसके अंतर्गत की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लंबित मामले हैं, जो कि हमने बात करी थी 26,500 मामले जो लंबित हैं, तो उन मामलों के लिए इसके लिए अभिलेखों के तत्काल डिजिटलीकरण किया जाए और उचित अभिलेख प्रबंधन जैसे कदम उसके अंतर्गत उठाने चाहिए।
इसके अलावा इसके अंतर्गत जो अपील दायर करने की जो प्रक्रिया है उसको अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जो सीआईसी होता है एक तरीके से वो जो शिकायतें आती हैं उनको सरसरी तौर पर देखकर एक कमी के रूप में उनको वापस कर देता है, जबकि इसको करना क्या चाहिए कि जो सीआईसी है उसको जो लोग हैं उसकी जो कमियों को निकालने की बजाय उसकी जो अपील है, उसकी जो शिकायत है उसको दर्ज करने में लोगों को उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उन्हें एक छोटी सी कमी के कारण उनको उनकी शिकायतों को वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जो सार्वजनिक प्राधिकरण हैं अपने कामकाज का इस तरीके से निर्वहन करें कि ये उसको हम जनहित के रूप में बनाया जा सके, क्योंकि जो आरटीआई है वह एक तरीके से शासन के अंतर्गत, जो गवर्नेंस के अंतर्गत आपकी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे कि जो सारे जो विभाग हैं वे ठीक तरीके से कार्य करें। इसके अलावा सीआईसी को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके संदर्भ में जो संसदीय समिति द्वारा जो जांच की जा रही है इस दिशा में, इसके लिए प्रभावी कदम इसके लिए हो सकते हैं कि इसको और ज़्यादा इफिशिएंट बनाया जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं। उच्च सार्वजनिक ऋण को चिंता का विषय क्यों माना जाता है, भारत के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। अगर हम इसकी बात करें तो परिचय में हम जो सार्वजनिक ऋण की डेफिनेशन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की जो कुल देयताओं में शामिल होती है, जिनका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाना होता है। तो ये जो सार्वजनिक ऋण होते हैं वह जो केंद्र सरकार होती है उसकी जो टोटल लाइबिलिटी होती है, जो उसको चुकाना है, वह इसके अंतर्गत शामिल होती है, जिसको वो किसके द्वारा दिया जाता है, जो हमारी जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो उसके द्वारा उसको चुकाना होता है। कभी कभी इस पद का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों की समग्र देयताओं को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। जो केंद्र सरकार के और जो राज्य सरकार के दोनों मिलाकर सार्वजनिक ऋण के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। जो सार्वजनिक ऋण के अगर हम स्रोतों की बात करें तो इसमें जो आपकी जो जीसैक होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से गवर्नमेंट फंड लेती है। इसके अलावा जो ट्रेजरी बिल होते हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल सहायता, जो बाह्य सहायता एवं अल्पावधिक उधार भी मामले इसके अंतर्गत वह फंड ले सकती है। सार्वजनिक ऋण उसके अंतर्गत उधार ले सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो केंद्र सरकार का जो ऋण है 2011-12 की बात करें तो ये था आपका 51.8%, जबकि 2020-21 में बढ़कर ये 58.8% तक हो गया है, जो कि पिछले 14 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो इस जो स्टैटिस्टिक्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सार्वजनिक ऋण का जो बढ़ता हुआ बोझ है कैसे चिंता का विषय बन जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है कि इससे क्या ब्याज का भुगतान लगातार बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा बकाया ऋण है और जो उधार जो ब्याज का भुगतान है वह भी लगातार इसके अंतर्गत बढ़ता जाता है, तो वह एक चिंता का विषय होता है। इसके अलावा जो संप्रभु ऋण संकट इसके अंतर्गत गहरा सकता है। जैसे कि अभी हमने श्रीलंका का क्राइसिस देखा, जो इकोनॉमिक क्राइसिस में जो श्रीलंका को हमने देखा, जैसे जैसे वहाँ की जो ब्याज दर बढ़ती है तो किसी देश के लिए जो अपना जो मौजूदा ऋण होता है उसको पुनर्वित्त पोषित करना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, और समय के साथ जो आय का उपयोग है सरकारी सेवाओं के लिए कम होता है और ऋण के भुगतान से वह फंड ज़्यादा चला जाता है। क्योंकि जो आपका अगर लगातार ऋण महंगा होता जाएगा, जो आपकी ब्याज दर महंगी होती जाएगी, तो ऋण का भुगतान हम जो अभी हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका जो अधिकांश भाग है ऋण के भुगतान में चला जाएगा, और जो सरकारी जो उनका जो वेलफेयर स्टेट का जो काम होता है लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, तो सरकारी सेवाओं के लिए फंड की उससे कमी हो जाएगी। ऐसा परिदृश्य देश के अंतर्गत संप्रभु ऋण संकट ला सकता है, जैसे कि अभी हमने श्रीलंका में इस साल देखा। इसके अलावा इससे मुद्रास्फीति कारक दबाव भी बन सकता है, इन्फ्लेशनकारी दबाव भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम लगातार ऋण लेते जा रहे हैं तो इससे हमारे सरकार के पास फंड होता जा रहा है और वह लगातार सरकार उस फंड का सरकारी व्यय कर रही है और लगातार टैक्स को उससे डिक्रीज कर रही है, तो जिससे समाज के अंतर्गत कुल मांग में जनरेट हो रही है, जिससे जो वस्तुओं की मांग सप्लाई उतनी ही है, तो जिससे मांग जनित मुद्रास्फीति उसके अंतर्गत जनरेट हो सकती है। तो इसका प्रभाव है एक इन्फ्लेशनकारी, इसका एक दबाव भी हो सकता है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसके ह्रासकारी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अगर हम अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लेंगे तो ब्याज दरों में उच्च जोखिमपूर्ण जो प्रीमियम है उसका भुगतान करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो निजी निवेश है वह कम हो जाएगा और दीर्घावधि में हमें जीडीपी का संकुचन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने जब क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन के बारे में सुना होगा, जब गवर्नमेंट ज़्यादा फंड मार्केट से उठाती है तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए फंड की कमी हो जाती है, जिसको हम क्राउडिंग आउट का कहते हैं। तो इसके माध्यम से अगर सार्वजनिक ऋण ज़्यादा लेकर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी तो उससे निजी निवेश कमजोर होगा, जो दीर्घावधि में जीडीपी के संकुचन का कारण बन सकता है। इसके अलावा ये एक कारक हो सकता है भावी पीढ़ियों पर बोझ बढ़ाने का, क्योंकि वर्तमान में लोगों को हमने जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके गवर्नमेंट ने उससे फंड जुटा लिया, सार्वजनिक ऋण जुटा लिया, तो उसके माध्यम से वह ऋण प्राप्त कर लेता है। लेकिन हो सकता है कि 20 वर्षों बाद क्या करे कि सरकार कर को बढ़ा दे और बॉन्ड का भुगतान करने के लिए जो बॉन्ड के अंतर्गत जो अवधि दी गई है कि 20 साल बाद गवर्नमेंट जो उसका जो बॉन्ड धारक होगा उसको जो पैसे वापस करने का जो गारंटी देता है, तो वो अगर 20 साल बाद देना है तो उस समय वह कर बढ़ाकर उस समय के बॉन्ड का भुगतान करने का निर्णय ले सकता है, तो जिससे भावी पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऋण बहनीयता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्राथमिक घाटा है वो बढ़ेगा और भारत की जो ऋण बहनीयता है, ऋण की जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर संदेह आएगा, जिससे हमारी जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है वह उसकी क्रेडिट को गिरा सकती है। साथ ही साथ एक राजकोषीय अंतराल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इससे क्या एक व्यापक फिस्कल डेफिसिट होगा, क्योंकि सरकार लगातार ज़्यादा खर्चा करेगी, जिससे कि क्रेडिट रेटिंग से हम समझौता किए बिना जो भावी प्रतिकूल जो आघातों हैं उसको अवशोषित करने के लिए उससे हमारी कम गुंजाइश होगी, जिससे आगे चलकर हमारा रेवेन्यू भी घट सकता है, जिससे एक राजकोषीय अंतराल पैदा होगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं, जब जोखिमपूर्ण स्तर बढ़ेगा तो निवेशक सामान्यतः उच्च ब्याज दर की मांग करना आरंभ कर देंगे, और यदि व्यय करना जारी रखता है तो उसके बॉन्डों को जो निम्न क्रेडिट रेटिंग दी जा सकती है, जिससे हमारी अंततः आगे चलकर गवर्नमेंट की साख कमजोर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो ये हमने बात करी इससे संबंधित चिंता के विषय की कि लगातार सार्वजनिक ऋण बढ़ेगा तो उससे क्या चिंता उत्पन्न होती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भारत जैसा अगर उभरती जो इमर्जिंग इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संसाधनों पर पर्याप्त वित्त के आवंटन के माध्यम से विकास तो करना पड़ेगा, तो इसलिए सार्वजनिक ऋण भी उसको लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम ऐसे जो सार्वजनिक ऋण की उस आकर्षक सीमा या ऐसे स्वीट स्पॉट को देखें कि जो आर्थिक समृद्धि के लिए तो पर्याप्त हो, साथ ही साथ उसकी ब्याज दर भी कम हो, जिससे हमारी जो भावी पीढ़ी पर है एक वो जो डेवलपमेंट हम करें वह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में वह जाना जाए। और जो हमने विभिन्न चिंताओं की जो बात की तो उसको भी इसके अंतर्गत एड्रेस किया जाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे, और यदि आपको हमारे जो पीडीएफ है हैंड रिटन नोट्स की वह हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।